नमस्कार सभी विद्वान साथियों को। विश्व भूगोल की क्लास में एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। और महाद्वीपों के अंतर्गत अब दो छोटे महाद्वीप आपके बच्चे हैं, उनकी चर्चा हम करेंगे। उसके बाद महाद्वीप वाला पोर्शन आपके कंप्लीट हो जाएगा। तो एक और महाद्वीप आपके ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया की अगर हम बात करें तो इसे ऑस्ट्रेलिया के अलावा कुछ आसपास के द्वीपों को भी कई बार इसमें शामिल किया जाएगा और फिर इसे एक नाम और दिया जाएगा। तो महाद्वीप का नाम ओरिजिनल रूप से अगर हम देखें तो ऑस्ट्रेलिया नहीं है, ऑस्ट्रेलिया एक देश है। इस महाद्वीप में सबसे ज़्यादा क्षेत्रफल वाला द्वीप भी इसे कह सकते हैं। लेकिन ऑस्ट्रेलिया के अलावा यहाँ ऊपर की साइड भी कई सारे द्वीप हैं प्रशांत महासागर में, और नीचे आओगे तो एक द्वीप आपके न्यूजीलैंड भी है। तो ऑस्ट्रेलिया और प्रशांत महासागर के इन द्वीपों को मिलाकर हम एक नाम देते हैं और इस महाद्वीप को ओशिनिया महाद्वीप के नाम से जाना जाता है। तो कभी आपसे महाद्वीप की बात करें तो महाद्वीप का नाम तो ओशिनिया रखना है। फिर प्रश्न आएगा कि ओशिनिया में कौन कौन शामिल है। तो एक तो आपको याद रखना है कि ऑस्ट्रेलिया है इसके अंतर्गत, और दूसरा भी आप जानते हैं न्यूजीलैंड है इसके अंतर्गत, और प्रशांत महासागर में छोटे छोटे बहुत सारे द्वीप हैं। इन द्वीपों में थोड़ा सा उत्तर की ओर जो है इनको कहा जाता है माइक्रोनेशिया। नीचे आओगे तो मेलानेशिया है, और इसके इधर भी कुछ द्वीप आपके पाए जाते हैं जिनको पॉलिनेशिया कहा जाता है। पॉलिनेशिया कहा जाता है। तो कभी आपसे पूछे कि ओशिनिया महाद्वीप का निर्माण किन किन से मिलकर होता है, तो ऑस्ट्रेलिया, माइक्रोनेशिया, मेलानेशिया, पॉलिनेशिया और न्यूजीलैंड के जो द्वीप समूह हैं इन सबको मिलाकर हम ओशिनिया कहते हैं। कई बार ऐसा प्रश्न भी आ जाता है कि माइक्रोनेशिया, मेलानेशिया, पॉलिनेशिया जो है आपके किस महासागर के पार्ट हैं, तो ये प्रशांत महासागर के द्वीपों के नाम है, ये आपको याद रखनी है। अब प्रशांत महासागर के इन द्वीप समूह की बात करें तो सबसे ऊपर जो है आपके माइक्रोनेशिया था, और माइक्रोनेशिया में अगर छोटे छोटे द्वीपों की मैं बात करूं तो देखो मार्शल द्वीप आपके यहाँ है, बिल्कुल आपकी विषुवत रेखा पर। किरबाती द्वीप भी है, यहाँ ऊपर जाओगे तो गुयाना द्वीप भी है, यहाँ मैरियाना द्वीप भी यहीं पे आओगे, पलायू द्वीप भी इसी में आएगा। ये सब के सब जो है आपके मिला के माइक्रोनेशिया कहलाते हैं। मेलानेशिया की बात करें तो मेलानेशिया में आपके सोलोमन द्वीप हो गया, नारू द्वीप हो गया, इसके पापुआ न्यू गिनी द्वीप हो गए। इधर आओगे तो ये फिजी भी एक बहुत बड़ा द्वीप है और देश भी है, सुवाइस की राजधानी का नाम है। तो ये सारे के सारे जो हैं आपके मेलानेशिया के द्वीप होंगे। तो माइक्रोनेशिया, मेलानेशिया, पॉलिनेशिया प्रशांत महासागर के द्वीप समूह के नाम है, ये बात आपको क्लियर पता होनी चाहिए। इसके अलावा ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड तो इसमें शामिल है ही हैं। इन सबको मिलाकर हमने ओशिनिया महाद्वीप का है, जो कि क्षेत्रफल और जनसंख्या दोनों ही दृष्टि से अगर हम बात करें तो विश्व का सबसे छोटा महाद्वीप है। एक महाद्वीप पे तो जनसंख्या पाई नहीं जाती है, जनसंख्या केवल 6 महाद्वीपों में निवास करती है। तो जनसंख्या की दृष्टि से भी और क्षेत्रफल की दृष्टि से भी विश्व का सबसे छोटा महाद्वीप है, ये बात आपको याद रखनी है। जनसंख्या और क्षेत्रफल में विश्व का सबसे छोटा महाद्वीप पूछा जाए तो यही ऑस्ट्रेलिया भी कह सकते हैं आप, इसे ओशिनिया भी कह सकते हैं। कौन कौन शामिल हैं, तो आपको ये याद रखना है कि ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड तो हैं, इसके अलावा प्रशांत महासागर में द्वीप पाए जाते हैं जिनको मिलाकर हमने कहा है कि ओशिनिया कहेंगे। अब ओशिनिया में कौन कौन से द्वीप समूह, तो ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड हो गए, ये तीनों के नाम आपको थोड़ा सा याद करने हैं। ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड के अलावा ओशिनिया में हम किस किस को और शामिल करते हैं, तो मेलानेशिया, माइक्रोनेशिया और पॉलिनेशिया को भी इसी के अंतर्गत माना जाएगा। ये तीनों द्वीप समूह कहाँ हैं, किस महासागर में, कभी ये प्रश्न आपके सामने आए तो ये आपके प्रशांत महासागर के द्वीप हैं, ये बात भी आपको याद रखनी है। सारे के सारे प्रशांत महासागर में पाए जाते हैं। ओशिनिया द्वीप समूह से संबंधित खोजों की बात करें तो पापुआ न्यू गिनी की खोज सबसे पहले 1526 ईस्वी में। अगर आपसे पूछे कि ओशिनिया महाद्वीप का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है, तो पापुआ न्यू गिनी द्वीप सबसे बड़ा माना जाएगा, और इसकी खोज आपके 1526 में मैनजिज नामक पुर्तगाली नाविक के द्वारा की गई थी। न्यूजीलैंड की खोज 1642 में तस्मान, जो कि नीदरलैंड के निवासी थे, और ऑस्ट्रेलिया की खोज में महत्वपूर्ण योगदान देने वाले व्यक्ति का नाम क्या, तो जेम्स कुक था। तो ये ओशिनिया से संबंधित कुछ खोजें भी आपको याद रखनी है। अब ये जो ऑस्ट्रेलिया है, इस ऑस्ट्रेलिया के बीचों बीच से होकर एक रेखा गुजरती है, 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा भारत के मध्य से होकर गुजरती है, और किस महाद्वीप के बीच से होकर आपके मकर रेखा गुजरती है। कभी आए आपके प्रश्न तो आप बता देना कि मकर रेखा जो है इस ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप के बीचों बीच से होकर गुजरती है।
मकर रेखा बीच से गुजरती है, लेकिन इसका आंतरिक भाग जो है बिल्कुल जनशून्य है, क्योंकि पूरा मरुस्थल है, वर्षा होती नहीं है। आकार छोटा है, तो आकार छोटा होने के कारण तो हम इसे द्वीपीय महाद्वीप भी कहते हैं। वर्षा नहीं होती, पानी के अंदर वाले भाग में कमी है, मरुस्थल पाए जाते हैं, इसीलिए प्यासी भूमि का महाद्वीप भी कहा जाता है। तो ऑस्ट्रेलिया के दो उपनाम भी आपको याद रखने हैं। इसको हमने द्वीपीय महाद्वीप भी कहा है, क्योंकि द्वीप जैसा आकार है, और वर्षा की कमी होने के कारण और मरुस्थल के विकास के कारण इसे प्यासी भूमि का महाद्वीप भी कहा जाता है। अब बात करते हैं कि ऑस्ट्रेलिया में बड़ा बड़ा क्या है। तो ऑस्ट्रेलिया में हमारे हिमालय के समान नवीन मोड़दार पर्वत या अल्पाइन पर्वत का नाम क्या है, तो ग्रेट डिवाइडिंग रेंज। बहुत बार एग्जाम में आता है कि ऑस्ट्रेलिया का सबसे लंबा और सबसे ऊंचा पर्वत कौन सा है, तो ग्रेट डिवाइडिंग रेंज है। नवीन मोड़दार पर्वत है, अल्पाइन पर्वत आप इसे कह सकते हैं। और इस ग्रेट डिवाइडिंग रेंज के ऊपर ही इस ऑस्ट्रेलिया की सबसे ऊंची चोटी पाई जाती है, इसका नाम है कोसिस्को। हालांकि उसकी ऊंचाई बहुत कम है, लेकिन इसकी सबसे ऊंची चोटी का नाम अगर पूछा जाए तो कोसिस्को। और कोसिस्को की ऊंचाई जो है कितनी है, तो 2230 मीटर मात्र है। ऑस्ट्रेलिया का सबसे प्रमुख पर्वत पूछे या सबसे लंबा पर्वत पूछे तो ग्रेट डिवाइडिंग रेंज, जो ऑस्ट्रेलिया के पूर्वी भाग में स्थित है। सर्वोच्च चोटी का नाम कोसिस्को है। ऑस्ट्रेलिया की सबसे बड़ी झील कौन सी है, तो सबसे बड़ी झील का नाम जो है ना आयर झील है, और आयर झील ही इसका सबसे नीचा स्थान भी है, ये बात भी याद रखें। तो ऑस्ट्रेलिया का सबसे ऊंचा स्थान तो कोसिस्को, सबसे नीचा स्थान आयर झील, सबसे बड़ी झील भी आयर झील। अब ऑस्ट्रेलिया जो है एक ऐसा क्षेत्र था जहां मरुस्थल था पूरा। तो शुरुआत में यहाँ के जो मूल निवासी पाए जाते थे वो जनजाति यानी कि आदिवासी हैं, जो कि कठोर वातावरण में जीवन यापन कर सकते थे। और ऑस्ट्रेलिया के मूल निवासियों को अबोरिजिन्स के नाम से जाना जाता है। ये बात भी याद रखनी कि अबोरिजिन्स जो है ऑस्ट्रेलिया के मूल निवासी हैं। ऑस्ट्रेलिया का सबसे बड़ा द्वीप, ऑस्ट्रेलिया को छोड़कर ऑस्ट्रेलिया का सबसे बड़ा द्वीप ऊपर कौन आएगा, तो न्यू गिनी द्वीप सबसे बड़ा है। ऑस्ट्रेलिया की सबसे लंबी नदी अगर पूछी है तो मर्रे डार्लिंग नदी सबसे लंबी है। यहाँ शीतोष्ण कटिबंधीय घास के मैदान ऑस्ट्रेलिया के दक्षिणी भाग में मिलते हैं, और उन शीतोष्ण कटिबंधीय घास के मैदानों को डाउन्स कहा जाता है। और जहाँ कहीं भी शीतोष्ण कटिबंधीय घास के मैदान मिलते हैं वो क्षेत्र गेहूं की व्यापारिक खेती के लिए प्रसिद्ध होते हैं। चाहे उत्तरी अमेरिका के पेरी हो, मध्य एशिया के स्टेपी हो, अर्जेंटीना के पंपास हैं, दक्षिणी अफ्रीका के वेल्ड हैं, और ऑस्ट्रेलिया के डाउन्स हैं। ऑस्ट्रेलिया का तस्मान द्वीप जो कि ऑस्ट्रेलिया के नीचे है, ये बड़ा फेमस है। सेब यानी कि एप्पल उत्पादन बहुत ज़्यादा होता है, एप्पल उत्पादन के लिए जाना जाता है। ऑस्ट्रेलिया के पूर्वी तट पर प्रशांत महासागर में अगर आप चले जाओगे तो इसके पूर्वी तट पर प्रशांत महासागर में यहाँ आपको एक भित्ति मिलेगी। उस भित्ति का नाम भी कई बार आपसे एग्जाम में पूछा जाएगा कि उस भित्ति का नाम क्या है। तो विश्व की सबसे बड़ी प्रवाल भित्ति, कभी प्रश्न आया आपके कि विश्व की सबसे बड़ी प्रवाल भित्ति कौन सी है, तो आपको याद रखना कि ग्रेट बियर रीफ। विश्व की सबसे बड़ी प्रवाल भित्ति का नाम क्या है, तो ग्रेट बियर रीफ आपको याद रखना है। यहां आते हैं इसमें। ये जो ऑस्ट्रेलिया है, इस ऑस्ट्रेलिया के पूर्वी तट के सहारे अगर यहां आप आओगे उत्तर पश्चिम में, तो यहां समुद्र में डूबा हुआ एक आपके प्रवाल या कोरल रीफ है। और इस कोरल रीफ को किस नाम से जाना जाता है, तो ये कई बार एग्जाम में आपसे पूछा जाएगा। इसे कहा जाता है ग्रेट बियर रीफ। ग्रेट बियर रीफ। प्रश्न क्या आएगा कि विश्व की सबसे बड़ी प्रवाल भित्ति कौन सी है, ग्रेट बियर रीफ है। ग्रेट बियर रीफ ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप के किस पार्ट में है, तो ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप के तो उत्तरी पूर्वी पार्ट में है। लगभग आपके 2000 किलोमीटर लंबी है ये, और किस महासागर का पार्ट है, तो प्रशांत महासागर में स्थित है। ये भी आपको याद रखना है। विश्व की सबसे लंबी प्रवाल भित्ति का नाम ग्रेट बियर रीफ, जो कि प्रशांत महासागर के दक्षिणी पार्ट में ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप के उत्तरी पूर्वी पार्ट से सटी हुई है, और ये विश्व की सबसे बड़ी प्रवाल भित्ति है। फिर अगर पूछ लिया जाए कि ग्रेट बियर रीफ किस प्रकार की प्रवाल भित्ति है, तो आकार के हिसाब से प्रवाल भित्तियां 3 प्रकार की होती हैं। तटीय प्रवाल भित्ति, अवरोधक प्रवाल भित्ति और वलयाकार प्रवाल भित्ति। तो ये जो ग्रेट बियर रीफ आपकी है ये अवरोधक प्रवाल भित्ति का प्रकार है, अवरोधक प्रवाल भित्ति का प्रकार है। ये भी आपको याद रखना है। अभी तक हमने पढ़ा हुआ है उसको दोबारा रिपीट कर लेते हैं, ध्यान से आपको याद रखना है कि ऑस्ट्रेलिया ये जो आपका पार्ट है
क्षेत्रफल और जनसंख्या की दृष्टि से विश्व का सबसे छोटा महाद्वीप हमने कहा। ऑस्ट्रेलिया के पूर्वी पार्ट में इसका सबसे लंबा पर्वत आपके यहाँ से यहाँ तक फैला हुआ है, जिसे आपने ग्रेट डिवाइडिंग रेंज कहा है। और ग्रेट डिवाइडिंग रेंज पर ही इसकी सबसे ऊंची चोटी का नाम आपको याद रखना था। कोसिस्को सबसे ऊंची चोटी थी, 2230 मीटर ऊंची है, सबसे लंबा भी है। इसके अलावा इस महाद्वीप का सबसे नीचा स्थान और इस महाद्वीप की सबसे बड़ी झील का नाम अगर आपसे पूछा जाए तो आपको याद रखना है कि आयर झील जो है ऑस्ट्रेलिया की सबसे बड़ी झील है और यही सबसे नीचा स्थान भी है। ऑस्ट्रेलिया में सबसे लंबी नदी का नाम अगर पूछा जाए तो आपको याद रह जाएगा, यहाँ नीचे की ओर जाके गिरेगी और नदी का नाम क्या है तो मर्रे डार्लिंग। मर्रे डार्लिंग आपकी ऑस्ट्रेलिया की सबसे लंबी नदी का नाम है। ऑस्ट्रेलिया की अगर हम बात करें तो इस ऑस्ट्रेलिया के मूल निवासियों को, जो कि इसके आंतरिक भाग में मरुस्थलीय क्षेत्र में पाए जाते हैं, उन मूल निवासियों को क्या कहा जाता है तो अबोरिजिन्स। अबोरिजिन्स जो है ऑस्ट्रेलिया की जनजाति का नाम भी है, या हम कह सकते हैं कि ऑस्ट्रेलिया के मूल निवासी हैं। तो सबसे लंबा पर्वत आपने याद किया, सबसे बड़ी झील हो गई, नदी का नाम हो गया, इसके अलावा अबोरिजिन्स हो गया, और इस ऑस्ट्रेलिया के तट के सहारे विश्व की सबसे बड़ी प्रवाल भित्ति का नाम ग्रेट बियर रीफ के नाम से आपने याद किया। फिर यदि हम आगे बढ़े कि इस ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप की अगर मैं बात करूं तो प्रवाल भित्ति आपको याद होनी चाहिए। अब ऑस्ट्रेलिया के मरुस्थल में दो खान हमेशा आपसे पूछी जाती हैं, जैसे आपने चांदी और तांबे की खान याद की ना, उसी प्रकार से दो खानें और याद करनी है आपको जो मरुस्थल में पाई जाती हैं। एक खान का नाम है काल गुरली की खान और एक का नाम है कोलागाडी की खान। और ये दोनों खानें जो हैं ऑस्ट्रेलिया में विश्व प्रसिद्ध सोने की खानें, अर्थात इसमें स्वर्ण का उत्पादन होता है, सोने का उत्पादन होता है, ये बात भी आपको याद रखनी है। यहाँ इस मानचित्र के द्वारा हम उनको स्पष्ट कर सकते हैं कि ग्रेट बियर रीफ आपकी कहाँ थी और आपकी तस्मान द्वीप। तो ये जो आपके इधर की साइड प्रवाल भित्ति थी, अभी जो हम पढ़ के आए हैं, ये वाली प्रवाल भित्ति तो आपकी ग्रेट बियर रीफ हो गई। सबसे लंबी प्रवाल भित्ति, सबसे बड़ी प्रवाल भित्ति है। इस ऑस्ट्रेलिया के दक्षिण में इसी का पार्ट है, नीचे एक छोटा सा द्वीप है। ये छोटा सा द्वीप कौन सा है तो इस द्वीप का नाम है तस्मान द्वीप। बेटा कई बार एग्जाम में आता है ये वाला द्वीप जो है आपके तस्मान द्वीप है। अब कई बार प्रश्न ये आएगा आपके सामने कि ये हो गया आपका तस्मान द्वीप, ऑस्ट्रेलिया का ही पार्ट है ये भी, और इस तस्मान द्वीप को ऑस्ट्रेलिया से अलग करने वाली ये जो जल संधि है आपकी, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत बार आएगा। ये जल संधि का नाम क्या है तो इसका नाम है बेटा आपकी का बॉस जल संधि। वेरी इंपॉर्टेंट कि ऑस्ट्रेलिया और तस्मान द्वीप को कौन सी जल संधि अलग करती है, बहुत बार एग्जाम में आता है। तो इस जल संधि का नाम है बॉस जल संधि। ऑस्ट्रेलिया और तस्मान को तो अलग करेगी, लेकिन पानी किस किस को जोड़ती है तो इधर की साइड तो बेटा तस्मान सागर है और इधर की साइड है ग्रेट ऑस्ट्रेलियन बाइट। तो ग्रेट ऑस्ट्रेलियन बाइट और तस्मान सागर को जोड़ने का काम करती है। और तस्मान द्वीप और ऑस्ट्रेलिया को अलग करने वाली जल संधि का नाम क्या है तो बॉस। ऑस्ट्रेलिया के नीचे बॉस है, और यदि मैं ऑस्ट्रेलिया के ऊपर आपको ले जाता हूं तो ऑस्ट्रेलिया के ऊपर यहाँ एक और द्वीप आपने पढ़ा होगा, अभी पिछले मानचित्र में देखा था हमने, यहाँ पे पापुआ न्यू गिनी द्वीप है। तो ऑस्ट्रेलिया और पापुआ न्यू गिनी द्वीप के बीच भी एक जल संधि है, उस जल संधि का नाम भी कई बार आपसे पूछा जाएगा, इसका नाम है टॉरस जल संधि। टॉरस जल संधि दोनों याद होनी चाहिए आपको। ऑस्ट्रेलिया के ऊपर वाले पार्ट में तो टॉरस जल संधि है जो पापुआ न्यू गिनी द्वीप से इसे ऑस्ट्रेलिया को अलग करती है। नीचे की साइड आपके बॉस जल संधि है जो कि ऑस्ट्रेलिया और तस्मान को अलग करने का काम करती है। कालगुल्ली और कोलागाडी की खान इस मरुस्थलीय क्षेत्र में आपको मिलेंगी। इधर की साइड जो डेजर्ट है इसके अंतर्गत, और ये सोना उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है, ये बात आपको याद रखनी है। ऑस्ट्रेलिया के मरुस्थल, जैसा कि मैंने कहा कि ऑस्ट्रेलिया का आंतरिक भाग पूरी तरीके से मरुस्थल है, खासकर इसका जो पश्चिमी पार्ट है ये पूरा की पूरा मरुस्थल है, जनशून्य है, कुछ जनजातियां यहाँ निवास करती हैं। अब इन मरुस्थलों के नाम क्या हैं तो वैसे तो ऑस्ट्रेलियन मरुस्थल कह दिया जाता है, लेकिन बीच में इसके नाम भी याद करने हैं। नाम कुछ ऐसे हैं जो शायद आपने सुन भी रखे होंगे और आपको याद भी रह जाएंगे। एक मरुस्थल का नाम है ग्रेट सैंडी मरुस्थल, पहला मरुस्थल जो है ग्रेट सैंडी, ग्रेट सैंडी का मरुस्थल है। इसके बाद अगर दूसरे मरुस्थल की बात करूं तो यहाँ दूसरा मरुस्थल ये है, इसका नाम क्या है तो गिब्सन,
गिब्सन का मरुस्थल है। और यदि थोड़ा सा इधर की साइड आ जाते हैं हम, तो यहां एक और मरुस्थल आपको मिला, इसका नाम है सिम्पसन का मरुस्थल। और यदि हम बीच में आ गए तो यहां एक और मरुस्थल आपको मिला, इसका नाम है ग्रेट विक्टोरिया, ग्रेट विक्टोरिया का मरुस्थल। तो कई बार इनके अलग अलग नाम भी आपसे, वैसे तो डायरेक्ट पूरा की पूरा ऑस्ट्रेलियन मरुस्थल आप कह सकते हैं, लेकिन इनके नाम भी आपको याद रखने हैं। कि ऊपर से चलेंगे तो ग्रेट सैंडी का मरुस्थल हो गया, गिब्सन का मरुस्थल हो गया, ग्रेट विक्टोरिया का मरुस्थल हो गया, और इधर सिम्पसन का मरुस्थल हो गया। अब ये विक्टोरिया का नाम ध्यान रखना, विक्टोरिया झील और विक्टोरिया जलप्रपात, ये दोनों तो अफ्रीका महाद्वीप में है, और विक्टोरिया का मरुस्थल जो है ना, ये ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में है। पूरे के पूरे मरुस्थलीय क्षेत्र में आपको दो तो सोने की खानी मिल गई, कालगुल्ली और कुलागाडी के नाम से। थोड़ा सा मैं ऊपर आपको लेके जाता हूं, तो ये जो है ना आपके, ये वाला क्षेत्र लोहा उत्पादन के लिए फेमस है, और लोहा उत्पादन करने वाला ये पठारी क्षेत्र है, इसे किम्बरले, किम्बरले का पठार कहते हैं। देखो किम्बरले की खान जो अफ्रीका महाद्वीप में, लेकिन किम्बरले का पठार अगर आपसे पूछा जाए तो ये आपके उत्तरी ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप का पार्ट है। और उत्तरी ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप के आगे चलकर हम इधर चले जाते हैं तो ये कारपेंटिया की खाड़ी कहलाती है, कारपेंटिया की खाड़ी कहलाती है। और इसमें ये जो प्रायद्वीप बना हुआ है, ये वाला प्रायद्वीप, इसे कैप यार्क प्रायद्वीप कहते हैं। कैप यार्क प्रायद्वीप के नाम से इस पार्ट को जाना जाता है। ये बात, क्योंकि तीनों ओर पानी से घिरा हुआ है, तो कारपेंटिया की खाड़ी के बगल में ये जो ऊपर वाला पार्ट है, कैप यार्क प्रायद्वीप के नाम से जाना जाएगा। ये बात भी आपको याद होनी चाहिए। तो यहाँ तक की बातें ऑस्ट्रेलिया के प्रमुख मरुस्थल आपको क्लियर होंगे। ग्रेट सैंडी, ग्रेट विक्टोरिया, गिब्सन और सिम्पसन के मरुस्थल जो हैं ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप के प्रमुख मरुस्थल हैं। ये बात आपने याद की। मरुस्थल सारे हो गए, तो आगे चलते हैं और आगे बढ़कर ऑस्ट्रेलिया की राजनीतिक विभाजन। तो ऑस्ट्रेलिया की ज्यादातर जनसंख्या ना बेटा इसके तटवर्ती क्षेत्रों में निवास करती है, आंतरिक भाग इसका लगभग जनशून्य है, और ज्यादातर जनसंख्या जो है इसके शहरी पार्ट में निवास करती है, तट पे बसे हुए शहर। तो ये जो पूरा पार्ट इधर का आपको नजर आ रहा है, इसे पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया कहते हैं। और पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया के इस पूरे पार्ट में जनसंख्या की दृष्टि से भी, और राजधानी शहर कौन सा है, तो ये आपके इसकी राजधानी है, जिसे आप शायद जानते भी होंगे, नाम भी सुना होगा, पर्थ है। तो पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया इधर का पूरा पार्ट, ये पूरा की पूरा इतना बड़ा राज्य है कि ये पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया है, और राजधानी क्या है, तो पर्थ के नाम से जानी जाती है। और यदि हम ऊपर की ओर चलते हैं, ये वाला ऊपर वाला पार्ट, ये उत्तरी ऑस्ट्रेलिया है, और उत्तरी ऑस्ट्रेलिया की राजधानी का नाम क्या है, तो डार्विन उत्तरी ऑस्ट्रेलिया की राजधानी है, डार्विन। उत्तरी ऑस्ट्रेलिया की राजधानी डार्विन हो गई, पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया की राजधानी पर्थ हो गई। और यदि इधर की साइड हम आते हैं, ये नीचे की साइड में, तो ये न्यू साउथ वेल्स कहलाता है। इधर वाला पार्ट जो है ना, ये पूरा की पूरा ये न्यू साउथ वेल कहलाता है। और न्यू साउथ वेल्स जो है, इसके इधर आओगे तो इसकी राजधानी का नाम क्या है, तो सबसे बड़ा शहर सिडनी इसकी राजधानी है, सिडनी इसकी राजधानी है। नीचे जाओगे तो विक्टोरिया, और विक्टोरिया की राजधानी का नाम क्या है, तो नीचे एक शहर और मिलेगा आपको, मेलबोर्न, मेलबोर्न। इधर आओगे तो आपके नीचे एक और शहर मिलेगा, राजधानी एडिलेड, एडिलेड। तो ये जो राजधानी शहर हैं इनके, और तस्मान द्वीप की राजधानी होबार्ट, तस्मान द्वीप की राजधानी पूछे होबार्ट। लेकिन पर्थ, डार्विन, एडिलेड, मेलबोर्न, सिडनी, होबार्ट, इनमें से कोई भी ऑस्ट्रेलिया की राजधानी नहीं है। अगर ऑस्ट्रेलिया की राजधानी पूछता है तो ऑस्ट्रेलिया की राजधानी का नाम क्या है, तो इसका नाम है कैनबरा। ऑस्ट्रेलिया की राजधानी का नाम कैनबरा, जो कि इस जगह पे स्थित है, ये रही आपकी कैनबरा। तो ये राजधानी भी कई बार आपसे पूछ ली जाती है, क्रम से आपको याद रखनी है कि पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया की राजधानी अगर पूछता है तो पर्थ है, उत्तरी क्षेत्र में राजधानी डार्विन है, दक्षिणी ऑस्ट्रेलिया की एडिलेड है, क्वींसलैंड क्षेत्र की ब्रिस्बेन है, और न्यू साउथ वेल्स में कौन है, तो सिडनी। याद रखना, सिडनी ऑस्ट्रेलिया का सबसे बड़ा शहर भी है जनसंख्या की दृष्टि से। विक्टोरिया प्रांत की राजधानी मेलबोर्न, और जो तस्मान द्वीप था इसकी राजधानी होबार्ट। तो कई बार ये सारे के सारे राजधानी शहर भी, लेकिन इनमें से कोई भी ऑस्ट्रेलिया की राजधानी नहीं है। ऑस्ट्रेलिया की राजधानी पूछेगा तो कैनबरा है, कैनबरा, जो कि ऑस्ट्रेलिया में सिडनी के बिल्कुल बगल में बसा हुआ है, लेकिन पोर्ट यानी कि बंदरगाह नहीं है। बंदरगाह कौन है, तो सिडनी है आपके, ये थोड़ा सा अंदर की साइड बसा हुआ है। तो कैनबरा ऑस्ट्रेलिया की राजधानी है, और बाकी प्रांतों की राजधानी है।
ऑस्ट्रेलिया का सबसे लंबा रेल मार्ग अगर हम बात करें तो इसके सबसे लंबा रेल मार्ग जो है ना आपके इसके दक्षिणी पार्ट में प्रशांत महासागर के तट से हिंद महासागर के तट तक जाता है। ये पूर्वी तट पर एक शहर सिडनी यहाँ से शुरू होगा और ये रेल मार्ग इस तरह चलते 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 यहाँ स्थित एक शहर तक आएगा। शहर का नाम आपको पता है, पर्थ है। प्रश्न आया आपके सामने कि ऑस्ट्रेलिया का सबसे लंबा रेल मार्ग का नाम क्या है, तो ट्रांस ऑस्ट्रेलियन रेल मार्ग है। ट्रांस ऑस्ट्रेलियन रेल मार्ग इस महाद्वीप का सबसे लंबा रेल मार्ग है। प्रश्न है कि इसके टर्मिनल क्या है, तो ये आपके हिंद महासागर के तट पर पर्थ को इसके सबसे बड़े शहर सिडनी से जोड़ने का काम करता है। तो पर्थ और सिडनी के बीच फैला हुआ है। सभी महाद्वीपों के सबसे लंबे रेल मार्ग हमने पढ़े थे। इस प्रकार ऑस्ट्रेलिया का पूछे तो ट्रांस ऑस्ट्रेलियन और पर्थ और सिडनी दोनों क्रम से आपको याद रखने हैं। तो सबसे लंबा रेल मार्ग ट्रांस ऑस्ट्रेलियन रेल मार्ग हो गया। लेकिन अगर इसका सबसे लंबा सड़क मार्ग पूछा जाए तो ये इस नाम से जाना जाएगा, ट्रांस कॉन्टिनेंटल स्टुअर्ट हाईवे। देखो रेल मार्ग तो पश्चिम से पूर्व है और नेशनल हाईवे उत्तर से दक्षिण की ओर है। ये कहाँ से शुरू होता है, तो ऑस्ट्रेलिया का सबसे लंबा है उत्तरी क्षेत्र की राजधानी डार्विन से तो शुरू होगा और दक्षिण में विक्टोरिया की राजधानी मेलबोर्न तक आएगा। तो रेल मार्ग तो पर्थ से सिडनी तक गया और सड़क मार्ग उत्तर में डार्विन से लेकर दक्षिण में मेलबोर्न तक आता है। ऑस्ट्रेलिया में मरुस्थल पाया जाता है और मरुस्थल में भेड़ें ही मुख्य जानवर है और भेड़ पालने वाले यहाँ जो केंद्र होते हैं उन पे काम करने वाले मजदूर जो पाए जाते हैं, तो भेड़ों के बड़े बड़े बाड़े होते हैं और उन बाड़ों में भेड़ों की रखरखाव के लिए जो मजदूर काम करते हैं उन्हें किस नाम से जाना जाता है, तो जैकारू उन्हें कहा जाता है। ये बात आपको, ऑस्ट्रेलिया की एक भेड़ फेमस है जिसकी ऊन काफ़ी अच्छी काम आती है, नाम सुना होगा आपने, मैरिनो भेड़। अच्छी क्वालिटी की ऊन देती है जो कि ऑस्ट्रेलिया में पाई जाती है। ऑस्ट्रेलिया का मरुस्थल ये क्षेत्र खासकर लेकिन खनिज खूब मिलते हैं। सोने की बात की हमने, कालगुल्ली और कुलाकाल्डी, इसके अलावा बॉक्साइट भी मिलता है, सीसा जस्ता और ऊन का बड़ा उत्पादक है। ऑस्ट्रेलिया के नीचे एक छोटा सा द्वीपीय देश भी था, ध्यान हो तो आपको, और उस द्वीपीय देश का नाम क्या था, तो न्यूजीलैंड उसे कहते हैं। न्यूजीलैंड की जलवायु, न्यूजीलैंड की संस्कृति ब्रिटेन के समान है। इस कारण न्यूजीलैंड को दक्षिण का ब्रिटेन भी कहते हैं। पूर्व का ब्रिटेन तो जापान को कहते हैं और दक्षिण का ब्रिटेन न्यूजीलैंड को कहा जाता है। न्यूजीलैंड जो है इसके दो द्वीप हैं और दोनों को अलग करने वाली जल संधि जो है आपकी, अगर कभी आपसे पूछी जाए तो ये आपका न्यूजीलैंड रहा। उत्तरी द्वीप और दक्षिणी द्वीप, उत्तरी द्वीप और दक्षिणी द्वीप को अलग करने वाली जल संधि का नाम इसकी खोज करने वाले व्यक्ति के नाम पे रख दिया हमने, और जल संधि का नाम क्या है, तो कुक जल संधि इसकी जल संधि है। कौन सा द्वीप बड़ा है, तो दक्षिण द्वीप ज्यादा बड़ा है। न्यूजीलैंड को दक्षिण का ब्रिटेन कहते हैं। इसके मूल निवासियों की अगर मैं बात करूं तो मूल निवासी जो है माओरी जनजाति जो है, माओरी जनजाति इसके मूल निवासी हैं। न्यूजीलैंड के दक्षिणी पार्ट पर यहाँ पर एक आल्पस पर्वत पाया जाता है, यहाँ उत्तर से दक्षिण की ओर दक्षिणी द्वीप पर। इस पर्वत का नाम क्या है, तो इसे दक्षिणी आल्पस पर्वत कहते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अगर आपसे पूछे कि आल्पस पर्वत कहाँ है, तो यूरोप महाद्वीप का। लेकिन प्रश्न आ जाए कि दक्षिणी आल्पस कहाँ है, जो कि आरपीएससी ने ऐसा ही एग्जाम में पूछा था, ये आपके न्यूजीलैंड द्वीप पर स्थित है। और न्यूजीलैंड के भी कौन से द्वीप पर है, तो दक्षिणी द्वीप पर स्थित है। और इस दक्षिणी आल्पस पर ही न्यूजीलैंड की सबसे ऊंची पर्वत चोटी स्थित है और पर्वत चोटी का नाम भी यही है, इसे माउंट कुक के नाम से जानते हैं। तो न्यूजीलैंड के दोनों द्वीपों को अलग करने वाली जल संधि का नाम कुक जल संधि है और न्यूजीलैंड की सबसे ऊंची चोटी दक्षिणी आल्पस पर जो है उसका नाम भी कुक जल संधि है। इसके नीचे जाओगे तो एक छोटा सा द्वीप और आपको मिलेगा, ये जो नीचे आप देख रहे होंगे ये छोटा सा द्वीप और है, इसके अंतर्गत ही न्यूजीलैंड का ही पार्ट है ये भी, इसे स्टुअर्ट द्वीप कहते हैं। और स्टुअर्ट द्वीप और इसके दक्षिणी द्वीप को अलग करने वाली जल संधि, ये वाली जल संधि नाम पूछा जाए तो इसे कहते हैं फोवेक्स जल संधि। वेरी इंपॉर्टेंट। तो मुख्य द्वीपों को अलग करने वाली जल संधि का नाम तो आपने पढ़ा कि कुक जल संधि है, और दक्षिण द्वीप और इसी के अंतर्गत एक छोटा सा द्वीप स्टुअर्ट द्वीप, इन दोनों को अलग करने वाली जल संधि का नाम क्या है, तो फोवेक्स जल संधि है। मेरे हिसाब से दोनों आपको क्रम से याद रहेंगे। अब इसके बाद यदि आपसे कभी पूछ लिया जाए कि
न्यूजीलैंड की राजधानी का नाम क्या है? तो मेरे हिसाब से आप जानते होंगे, हैमिल्टन इसकी राजधानी का नाम है, सॉरी वेलिंगटन इसकी राजधानी का नाम है, जो कि संपूर्ण विश्व की दक्षिणतम राजधानी है। इस आल्प्स पर्वत के इधर आओगे तो यहाँ आपके मैदानी क्षेत्र हैं, और मैदानी क्षेत्र में यहाँ पे कैंटबरी के मैदान पाए जाते हैं, और ये मैदान जो है गेहूं की खेती के लिए प्रसिद्ध है। ये बात भी आपको याद रखनी है। इतना आपने याद किया तो आगे बढ़ते हैं तो मूल निवासी आपने पढ़ लिए, और मूल निवासी पढ़ने के बाद आगे चलें तो ये आपका ऑस्ट्रेलिया हो गया। दक्षिणी अल्प्स न्यूजीलैंड का सबसे प्रमुख पर्वत है, ये आपने याद ही किया। सर्वोच्च चोटी का नाम कुक है। बॉस जल संधि, टॉरस जल संधि में आपको पढ़ा ही चुका हूं कि तस्मान और ऑस्ट्रेलिया को तो बॉस अलग करेगी, और ऑस्ट्रेलिया और पापुआ न्यू गिनी को टॉरस अलग करेगी। न्यूजीलैंड की राजधानी याद करनी है आपको, वेलिंगटन है। क्यों याद करनी है? कि संपूर्ण संसार के सभी देशों में आपसे पूछे कि दक्षिणतम राजधानी कौन सी है, तो वेलिंगटन है। कल की क्लास में हमने पढ़ा कि विश्व की सबसे उत्तरी राजधानी कौन सी थी, तो उत्तरी राजधानी का नाम था रिजवाकी। विश्व की सबसे उत्तरी राजधानी सर आइसलैंड की है, रिजवाकी, और दक्षिणतम राजधानी का नाम वेलिंगटन है। लेकिन वेलिंगटन राजधानी है, सबसे बड़ा शहर नहीं है। अगर न्यूजीलैंड का सबसे बड़ा शहर पूछा जाए तो ऑकलैंड इसका सबसे बड़ा शहर है। न्यूजीलैंड का मैदानी क्षेत्र है, उसे कैंटबरी का मैदान कहते हैं, जो कि गेहूं की खेती के लिए प्रसिद्ध है। ये बात भी आपको याद करनी है। अगर न्यूजीलैंड की सबसे बड़ी नदी का नाम पूछे तो वैकाटो नदी इसकी सबसे बड़ी नदी है। कल हमने पढ़ा था कि यूरोप विश्व का एकमात्र महाद्वीप था जहां कोई मरुस्थल नहीं पाया जाता है। इसी प्रकार ऑस्ट्रेलिया विश्व का एकमात्र महाद्वीप है जहां कोई भी सक्रिय ज्वालामुखी नहीं पाया जाता है। तो बिना ज्वालामुखी वाला महाद्वीप तो ऑस्ट्रेलिया है, और बिना मरुस्थल वाला महाद्वीप यूरोप है। दोनों अलग अलग क्वेश्चन है, याद रखना। ऑस्ट्रेलिया के दक्षिणी भाग में भूमध्य सागरीय जलवायु पाई जाती है, जो कि खट्टे फलों के उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। विश्व का फलोद्यान भी भूमध्य सागरीय जलवायु को कहते हैं। ऑस्ट्रेलिया की जो लंबी लंबी सड़कें हैं उन्हें कॉमनवेल्थ सड़कें के रूप में जानते हैं, और विश्व में सबसे ज़्यादा बॉक्साइट का उत्पादन भी आपके ऑस्ट्रेलिया के द्वारा किया जाता है। ऑस्ट्रेलिया के ऊपर में आपने कैपियार की वीपा प्रायद्वीप जो पड़ा था ऊपर की साइड में कारपेंटिया की खाड़ी के तट पर, यहाँ पे बॉक्साइट का उत्पादन होता है। इसके अलावा ऑस्ट्रेलिया में सीसा, जस्ता और चांदी का उत्पादन, खासकर लोहे का उत्पादन भी ऑस्ट्रेलिया की एक खान से होता है। खान का नाम भी याद कर लेना, पिलबराकी खान। कालगुरली कोलागार्डी में सोना मिला था, और पिलबला की खान में आपको लोहो एस के उत्पादन के लिए जानी जाती है। ये भी ऑस्ट्रेलिया की है। इतना याद करने के बाद ये ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप और ओशिनिया जो आप जिसे कहते हैं वो आपका खत्म होता है। दोबारा से एक बार मुख्य बातें मैं इसकी रिपीट कर देता हूँ जो आपसे पूछी जा सकती हैं कि ऑस्ट्रेलिया जिसे हमने ओशिनिया भी कहा, ये विश्व में जनसंख्या और क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा महाद्वीप है। ओशिनिया में हम ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, मेलानेशिया, माइक्रोनेशिया और पोलिनेशिया को शामिल करते हैं। इसे द्वीपीय महाद्वीप भी कहते हैं, प्यासी भूमि का महाद्वीप भी कहते हैं। ग्रेट डिवाइडिंग रेंज यहाँ का सबसे मुख्य पर्वत था, कोसिस्को उसकी चोटी थी। सबसे बड़ी झील का नाम आयर झील था। कालगुल्ली कोलागार्डी की खान सोना उत्पादन के लिए, पिलबराकी खान लोहा उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। ऑस्ट्रेलिया बॉक्साइट उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है, भेड़ पालन के लिए प्रसिद्ध है, और ऑस्ट्रेलिया का सबसे लंबा रेल मार्ग आपके ट्रांस ऑस्ट्रेलियन रेल मार्ग पर्थ से सिडनी तक आपके जाता था। मूल निवासी इसके अबोरिजिन्स कहलाते हैं, लेकिन दक्षिण का ब्रिटेन न्यूजीलैंड को कहते हैं, जिसके मूल निवासी माओरी कहलाते हैं। दक्षिणी आल्प्स पर्वत न्यूजीलैंड में है। न्यूजीलैंड के दोनों द्वीपों को अलग करने वाली जल संधि का नाम कुक जल संधि है। ऑस्ट्रेलिया और तस्मान के बीच बॉस जल संधि है। ऑस्ट्रेलिया पापुआ न्यू गिनी के बाद टॉरस जल संधि है। तो मुख्य बातें याद करने के बाद अब दुनिया का सबसे छोटा एक छोटा सा महाद्वीप और रह गया, अंटार्कटिका। विश्व का एकमात्र ऐसा महाद्वीप है जहां कोई स्थायी निवास नहीं करता है, अर्थात स्थायी जनसंख्या इसके पास नहीं है। पूरा बर्फ से ढका हुआ है, दक्षिण ध्रुव के आसपास फैला हुआ है, लेकिन क्षेत्रफल में ये विश्व का 5वां बड़ा महाद्वीप है। क्षेत्रफल की दृष्टि से इसका 5वां स्थान है, अर्थात यूरोप और ऑस्ट्रेलिया से तो बड़ा है क्षेत्रफल में, लेकिन पूरा बर्फीला क्षेत्र है। विश्व में लगभग आपके 70% मीठा पानी जो है
विश्व में स्वच्छ जल के जितने भी भंडार हैं उसका लगभग 70% मीठा पानी जो है इस ऑस्ट्रेलिया में ग्लेशियर यानी कि बर्फ के रूप में जमा हुआ है, सॉरी अंटार्कटिका में बर्फ के रूप में जमा हुआ है। अगर इसको हम देखते हैं तो ये इस तरीके का नजर आता है। दक्षिण ध्रुव के आसपास के क्षेत्र में पूरी तरीके से ये फैला हुआ है। प्रशांत महासागर, अटलांटिक महासागर और हिंद महासागर इसके चारों ओर से घिरे हुए हैं और दक्षिण ध्रुव के आसपास का ये पूरा क्षेत्र है। अब बात करें कि रहता तो कोई है नहीं है, स्थायी निवास है नहीं है, तो स्थायी निवास नहीं है यानी कि कोई देश भी इसके अंतर्गत नहीं होगा। 1959 में एक संधि भी हो गई, भाई यहाँ कोई स्थायी निवास स्थान के लिए प्रयास ना करे, ये केवल ऐसा ही रहेगा, आप वैज्ञानिक खोज वगैरह आप जो है करते रहे यहाँ पर। अब लेकिन जो बर्फ से ढका हुआ है, निवास कोई नहीं करता, तो हम इसे हिमाच्छादित महाद्वीप कहते हैं। हिम का मतलब बर्फ से ढका हुआ, और बर्फ सफेद कलर की होती है तो इसी को हम श्वेत महाद्वीप भी कहते हैं। जनसंख्या पाई नहीं जाती इसीलिए हम इसे जनशून्य महाद्वीप भी कहते हैं। वैज्ञानिक अनुसंधान करते रहते हैं तो विज्ञान को समर्पित महाद्वीप भी कहते हैं। पूरे साल बर्फ रहती है तो ठंडा है, तो इसे हमने शीत मरुस्थल भी कहा। अब ग्रीष्मकाल और शीतकाल में बर्फ का आकार बड़ा और छोटा होता रहता है। शीतकाल में बर्फ ज़्यादा फैल जाती है, ग्रीष्मकाल में थोड़ी कम हो जाती है। इस कारण याद रखना ये इंपॉर्टेंट है, इसे गतिशील महाद्वीप भी कहा जाता है। किसका पार्ट है ये? तो गोंडवाना लैंड का पार्ट है। गोंडवाना लैंड का सेट अवशेष जो माना जाएगा वो अंटार्कटिका को माना जाएगा। तो अंटार्कटिका के सारे नाम क्रम से आपको पता होना चाहिए, कभी कभी आ जाते हैं। बात करते हैं अंटार्कटिका से संबंधित खोजें किसको की। तो अंटार्कटिका पर 1820 में नेथालिन पालेमर जो है अमेरिका के, ये पहुंचे थे। अगर ध्रुवों की बात करें तो उत्तरी ध्रुव की खोज करने वाला व्यक्ति तो था रॉबर्ट पियरी, और दक्षिण ध्रुव की खोज करने वाले व्यक्ति का नाम था एमंडसन। ये दोनों इंपॉर्टेंट है, ये आपको याद होने चाहिए कि दोनों ध्रुवों की खोज करने, उत्तरी ध्रुव की तो रॉबर्ट पियरी ने, और दक्षिण ध्रुव की खोज करने वाला कौन था? तो एमंडसन था। न्यूफाउंडलैंड की खोज करने वाला केवर्ट था आपके, और हवाई द्वीप की खोज करने वाला कुक था। न्यूजीलैंड ऑस्ट्रेलिया में भी इसने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। गैलेपगोस जो द्वीप है इसकी खोज आपके रेबिन डिनियर ने की है आपके, और दक्षिणी अमेरिका में क्रिस्टोफर कोलंबस महत्वपूर्ण भूमिका निभाने गया था आपको 1492 में। बाद में अमेरिको वेस्पुक्की के नाम पे उसका अमेरिका नाम पड़ा था, पढ़ चुके हैं हम इसको। खासकर दो आपको यहाँ से याद करने थे कि जो अंटार्कटिका है, इस अंटार्कटिका पर मूल रूप से तो कोई रहता नहीं है, तो कोई मूल निवासी तो होंगे नहीं। सब लोग वैज्ञानिक आते हैं और खोज करके अपने चले जाते हैं। तो दक्षिण ध्रुव पर पहुंचने वाले पहले व्यक्ति का नाम कौन था? तो एमंडसन था। उत्तरी ध्रुव की बात करें तो रॉबर्ट पियरी ने खोज की थी। दोनों याद होने चाहिए थे। यहाँ खोज का पहला प्रयास जेम्स कुक ने भी किया था लेकिन सफल नहीं हुआ। फिर 1820 में फैबियन वेलिंग सासेन जो है ये वोस्टोक जहाज में बैठकर सबसे पहले यहाँ पहुंच गया। दक्षिण ध्रुव पर पहुंचने वाला कौन सा? तो एमंडसन, आपने पढ़ लिया। लेकिन अगर हम बात करें भारत का कौन पहुंचा, तो अंटार्कटिका पर पहुंचने वाला प्रथम भारतीय जो था ना वो रामचरण था, भारत की ओर से। और दक्षिण ध्रुव पर पहुंचने वाले प्रथम भारतीय का नाम क्या था? तो गिरिराज सरोई नाम था। ये दोनों नाम थोड़ा सा देख लेना कि अंटार्कटिका जाने वाले पहले भारतीय रामचरण थे और दक्षिण ध्रुव पर पहुंचने वाले गिरिराज सरोई के नाम से हैं। अब यदि हम बात करें तो जब सभी देश यहाँ पे खोजबीन का प्रयास कर रहे तो भारत ने भी शुरू कर दिया कि हम भी अंटार्कटिका में खोजबीन करेंगे। तो अंटार्कटिका में खोज करने के लिए भारत ने अपना अनुसंधान परिषद यानी कि कार्यालय बनाया, और इस कार्यालय का मुख्यालय का है, वेरी इंपॉर्टेंट, अंटार्कटिका में मत कर देना, गोवा में है। तो भारतीय अंटार्कटिक अनुसंधान परिषद, प्रश्न क्या आएगा? भारतीय अंटार्कटिक अनुसंधान परिषद का मुख्यालय कहाँ पर है? तो गोवा में है। भारत ने इसे अंटार्कटिका पर खोज करने के लिए अपना प्रथम दल जो भेजा था, वेरी इंपॉर्टेंट, ध्यान रखना, ये कई बार एग्जाम में आता है। प्रथम दल जो भेजा था वो 1981-82 में भेजा था, 1981-82 में भेजा था। प्रश्न ये आता है कि इस दल का नेतृत्वकर्ता कौन था? तो इस दल का मुखिया जो था उसका नाम था S.Z. कासिम। अंटार्कटिका जाने वाले भारत के प्रथम दल का नेतृत्वकर्ता या लीडर कौन था? तो S.Z. कासिम था। और प्रथम दल के प्रयास से ही भारत का पहला अनुसंधान केंद्र यहां पर अंटार्कटिका में स्थापित हो गया। आज तक भारत ने अंटार्कटिका में अपने 3 अनुसंधान केंद्र स्थापित किए हैं, और ये 3 ही सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इस महाद्वीप के, अगर जो आपसे पूछे जाएंगे।
कोई कहे कि गुरुजी अंटार्कटिका पर कोई एक आध प्रश्नों की बात करो, कौन से आ सकते हैं, तो उनमें सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये वाला है। कैसे पूछेगा? एक बार प्रश्न आया था, दक्षिणी गंगोत्री, मैत्री और भारती किसके नाम है? दक्षिणी गंगोत्री, मैत्री और भारती किसके नाम है? भारत की नदियों के नाम है, या अंटार्कटिका पर अनुसंधान केंद्र के नाम है, या भारत में चलने वाली ट्रेनों के नाम है, या भारत की पनडुब्बियों के नाम है? तो याद रखना कि दक्षिणी गंगोत्री, मैत्री, भारती भारत में अंटार्कटिका पर स्थापित अनुसंधान केंद्रों के नाम है। फिर आपसे पूछेगा कि प्रथम अनुसंधान केंद्र कौन सा है? तो प्रथम अनुसंधान केंद्र आपके दक्षिणी गंगोत्री को 1983, 10 साल बाद दूसरा बना देंगे मैत्री को 1993, और अभी हाल ही में नवीनतम कौन है? तो भारती, जो कि 2012 में बनाया गया है। क्रम भी पूछा जा सकता है कि अंटार्कटिका के तीनों अनुसंधान केंद्रों का क्रम क्या रहेगा? दक्षिणी गंगोत्री, मैत्री और भारती रहेगा। अब अंटार्कटिका पर तो चले गए, लेकिन हमने उत्तरी ध्रुव पर भी एक भेज रखा है, और उत्तरी ध्रुव के केंद्र का नाम क्या है आपके का? तो ये भी याद कर लेना, यहीं पे हिमाद्री के नाम से जानते हैं। उत्तरी ध्रुव पर भारत का अनुसंधान केंद्र हिमाद्री कहलाता है। ये तीनों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मैंने कहा था कि इसका आकार शीतकाल और ग्रीष्मकाल अलग अलग होने के कारण ही हमने इसको गतिशील महाद्वीप भी कहा है, लेकिन ये तीनों और एसजेड कासिम का नाम आपको 100% याद होना चाहिए, वेरी इंपॉर्टेंट। अंटार्कटिका का सबसे महत्वपूर्ण पर्वत जो इसको लगभग 2 भागों में विभाजित करेगा, बीचों बीच में से 2 भागों में बांटने वाला पर्वत कौन है? तो क्यूनमोड पर्वत है। जब सभी महाद्वीपों की हमने सबसे ऊंची पर्वत चोटी याद की थी, तो मैंने बताया होगा आपको कि अंटार्कटिका पर सबसे ऊंची चोटी का नाम क्या है? तो विंसन मैसिव है। सबसे महत्वपूर्ण पर्वत का नाम तो क्यूनमोड पर्वत, जो इसको 2 भागों में बांट रहा है, और सर्वोच्च चोटी का नाम विंसन मैसिव है। मैंने कहा कि एकमात्र महाद्वीप ऑस्ट्रेलिया था जहां सक्रिय ज्वालामुखी नहीं है, यानी कि अंटार्कटिका पे तो होगा सक्रिय ज्वालामुखी, तो अंटार्कटिका के सक्रिय ज्वालामुखी का नाम क्या है? तो माउंट एरब्रुस इस अंटार्कटिका का सक्रिय ज्वालामुखी है। अब चूंकि हमेशा बर्फ जमी रहती है तो बाकी तो कुछ मिलेगा नहीं, जनशून्य महाद्वीप है, शीत मरुस्थल है, लेकिन यहाँ बिना पंखों का पक्षी पाया जाता है, उड़ नहीं सकता वो। और कौन सा पक्षी पाया जाता है ये भी कई बार जीके में पूछ लिया जाता है कि पेंगुइन कहाँ मिलता है? तो पेंगुइन जो पक्षी है इसके पंख नहीं होते, यानी कि उड़ नहीं सकता, अंटार्कटिका पे पाया जाता है। कभी कुछ क्षेत्रों में, संपूर्ण तो नहीं, कभी कुछ क्षेत्रों में ग्रीष्मकाल में बर्फ पिघल जाने के बाद हरी भरी घास उग जाती है, और यहाँ कौन कौन सी घासें या वनस्पति उगती हैं? तो लाइकेन और मॉस नामक उगती हैं। विश्व में न्यूनतम वार्षिक तापमान सबसे कम तापमान जो है पोल ऑफ कोल्ड में पाया जाता है, जो कि कहाँ है? आपके अंटार्कटिका में है सबसे कम तापमान। और विश्व में न्यूनतम तापमान वो था वार्षिक, दोनों अलग अलग है कि औसत वार्षिक तापमान सबसे कम पोल ऑफ कोल्ड में है, लेकिन न्यूनतम तापमान आज तक कहाँ नोट किया गया? तो वोस्टॉक में, जो कि -95 में है। विश्व में अधिकतम वार्षिक तापमान जो है डलोल इथोपिया में है, यहाँ पाया जाता है, जो कि अधिकतम तापमान अल अजीजिया, जो कि ये दोनों कहाँ है? तो ये दोनों बेटा अफ्रीका महाद्वीप के हैं, सहारा मरुस्थल में स्थित हैं। कि आज तक का अधिकतम तापमान किस जगह पे नोट किया गया है? तो अल अजीजिया में नोट किया गया है। लेकिन औसत वार्षिक तापमान सबसे ज्यादा कहाँ रहता है? तो डलोल इथोपिया में रहता है। विश्व का सबसे उत्तर में स्थित शहर, देखो यहाँ 2 चीजें हैं, प्रश्न 4 कर देते हैं 2 की जगह इनको। अगर आपसे पूछे कि विश्व का सबसे उत्तरी राजधानी शहर, यानी कि शहर भी हो और राजधानी भी हो, ऐसा शहर तो कौन है? तो मैं आपको बता के आया हूं, रिजवाकी है। और यही पूछे कि विश्व का दक्षिणतम राजधानी शहर, तो अभी हम पढ़ के आए हैं, कौन था? वेलिंगटन था। ये 2 क्वेश्चन तो ये याद करें कि विश्व का सबसे उत्तरी राजधानी शहर तो रिजवाकी आइसलैंड की है, और दक्षिणतम राजधानी शहर कौन है? वेलिंगटन। लेकिन बिना राजधानी की सबसे उत्तर में शहर कौन है? तो विश्व का सबसे उत्तर में स्थित शहर का नाम है नी एलसुंड, और ये किस देश का शहर है? तो नॉर्वे का है। और विश्व का दक्षिणतम शहर जो है यूसुआ है, और ये किस देश का है बेटा? अर्जेंटीना का है। ये दोनों शहर जो है ना, उत्तरतम और दक्षिणतम, आपकी वीडियो मुख्य परीक्षा में पूछे गए थे। ग्राम विकास अधिकारी की जो मुख्य परीक्षा थी अधीनस्थ बोर्ड के द्वारा, उसमें पूछे कि विश्व का सबसे उत्तरी शहर कौन सा है? तो नी एलसुंड है। और दक्षिणतम शहर कौन सा है? तो यूसुआ दक्षिणतम शहर है। इसके साथ ही ये जो महाद्वीप थे आपके, जो कि 2nd ग्रेड के फर्स्ट पेपर में दिए हुए हैं,
बाकी एग्जाम में तो आते ही हैं, लेकिन खासकर सेकंड ग्रेड का फर्स्ट पेपर में आपके टॉपिक था विश्व के महाद्वीप और महासागर, तो उसमें से महाद्वीप वाला टॉपिक आपका पूरी तरीके से कंप्लीट होता है। लगभग हर प्रकार के क्वेश्चंस आपको हल करवाए हैं। बहुत सारे बच्चों के मैसेज आते हैं कि गुरुजी इन क्लासों के अलावा भी हमें कुछ और पढ़ने की आवश्यकता है क्या, ताकि हमारा कोई प्रश्न गलत नहीं हो। तो मैं कहता हूं कि इन क्लासों को लेने के साथ हमारे जो नोट्स आपको डाले जाएंगे उनको पढ़ने के अलावा आपको किसी गाइड को पढ़ने की आवश्यकता बिल्कुल नहीं है। सफिशिएंट है, क्लास लो और हमारे जो टेस्ट नोट्स हैं उनको पढ़ो, सफिशिएंट है। आज के लिए इतना ही। सभी को राम राम, शुभ रात्रि।